Hello and welcome to Career on Track. Today we are going to learn 7 mistakes we need to avoid while solving alcohols and phenols question. ईथर्स का मैं इस वीडियो में नहीं इन्वॉल्व कर पाई, होपफुली किसी अगली वीडियो में कर दूंगी. लेट्स जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट, टाइप्स और नॉमेनक्लेचर वाले टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. एग्जामिनर आपसे ना अलाइलिक अल्कोहल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल देख के पता होना चाहिए कि अलाइलिक अल्कोहल होते क्या है. बेसिकली अलाइलिक टर्म से याद आ जाना चाहिए कि हाँ, डबल बॉन्ड की बात हो रही है, डबल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ थी. अलाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल हुई जहाँ पे डबल बॉन्ड के साइड में जो कार्बन है ना, डबल बॉन्ड के साइड में जो अलग से कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उससे जब अल्कोहल जुड़ी हुई हो. फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड में देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अलग से ये जो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है. ऐसे ही इस एग्जाम्पल में भी डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है, पर डबल बॉन्ड के साइड में जो अलग से कार्बन है उस पे अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है. बोथ ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अलाइलिक अल्कोहल्स. अब ये बात आ जाती है कि फिनॉल की ना कॉमन नेमिंग पे भी, कुछ टाइप की फिनॉल की कॉमन नेमिंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है. जब बेंजीन के ऊपर दो अल्कोहलिक ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ना, तो इस कंपाउंड का, इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेमिंग में नाम हो जाता है कैटेकॉल. वही दो, जब ये दो अल्कोहलिक ग्रुप्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे हैं, ठीक है, जब ये अल्कोहलिक ग्रुप्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम हो जाता है रिसोर्सिनॉल. और यहाँ पे ये दोनों अल्कोहलिक ग्रुप्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है, इसलिए इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्विनोन या क्यूनॉल. ठीक है, तो देख के याद रखो, कैटिकॉल रिसोर्सिनॉल हाइड्रोक्विनोन, कैटिकॉल रिसोर्सिनॉल हाइड्रोक्विनोन. मैंने भी ऐसे बार बार रटते रटते ही याद हो गया था. मेन बात है, मैं सजेस्ट करूँगी यूपीएससी नेमिंग याद मत करना, वो तो देख के निकाल सकते हो तुम. जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब कि बेंजीन 1,2 डायॉल इसका रियल नेम हो जाएगा. जब मेटा पोजीशन वाले की बात हो रही है तो बेंजीन 1,3 डायॉल. जब पैरा वाले की बात हो रही है तो बेंजीन 1,4 डायॉल. बेसिकली इसका मैं सजेस्ट करूँगी, ज़रूरी है कॉमन नेम याद रखो, कैटिकॉल रिसोर्सिनॉल हाइड्रोक्विनोन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सेकेंड, लूकास टेस्ट. आजकल इससे भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. लूकास टेस्ट क्या है ना, ये हमें हेल्प करता है जानने में कि कौन से टाइप के अल्कोहल है. फॉर एग्जांपल तुम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे पास कौन से टाइप की अल्कोहल दी गई है, उसके लिए हम करते हैं लूकास टेस्ट. यहाँ पे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए लूकास रिएजेंट क्या होता है. इस एक्सपेरिमेंट में जो आप रिएजेंट यूज़ करोगे वो क्या है, कंसेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. एनहाइड्रस मतलब कि एक कतरा भी, एक बूंद भी नहीं है पानी की, बिल्कुल ही विदाउट मॉइस्चर चाहिए हमें. कंसेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2. जब ये रिएजेंट आप प्राइमरी अल्कोहल में डालोगे तो आपको दिखेगा कि रिएक्शन में कोई टर्बिडिटी नहीं आ रही, कोई चेंज नहीं आ रही, एज इट इज़ एपरेटस. तो हमें पता चल जाता है कि ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है. अगर सेकेंडरी अल्कोहल पे रिएजेंट डलता है तो हमें टर्बिडिटी तो दिखेगी, पर इन 5 मिनट्स, मतलब कि थोड़ा टाइम लगा के टर्बिडिटी दिख रही है. जब आप 3 डिग्री अल्कोहल पे रिएजेंट डालोगे ना तो आपको इंस्टेंटेनियस, मतलब लाइक विद इन द सेकेंड्स आपको टर्बिडिटी दिख जाएगी. और यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, विच टाइप ऑफ अल्कोहल रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विद लूकास रिएजेंट. ये अपॉस्ट्रोफी ऊपर होनी चाहिए थी, माफ़ करना. कौन से टाइप की अल्कोहल हो जाएगी, 3 डिग्री अल्कोहल. और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. ऑब्वियसली हाइड्रोजन की वैलेंसीज मैंने नहीं दिखाई, आप दिखा लेना यार. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. एक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का. इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या है ना, आपको एक अल्कीन दी गई है, उसको आप ट्रीट कर रहे हो डायबोरेन में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. ठीक है, इससे क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, मतलब कि कोई इंसान जिसको पता नहीं पेरोक्साइड का रोल क्या होता है, पेरोक्साइड क्या करता है, वो ये सोचेगा कि अल्कोहलिक ग्रुप को जुड़ना ही होगा तो सेकंड वाले कार्बन पे जुड़ेगा, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल. बट नहीं, नहीं, पेरोक्साइड ये तो करता है, उल्टा कर देता है चीज़ों को, एंटी कर देता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल बनी है. यहाँ पे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. देखो, अल्कोहल में आपने जब डाइबोरेन डाला, ये डाइबोरेन ही है, बेसिकली लिखने का तरीका ऐसा है. जब आपने अल्कोहल में डाइबोरेन डाला तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखा, बोरॉन टर्मिनल वाले कार्बन से जुड़ा है. ठीक है, जब आप इस स्ट्रक्चर को, मतलब कि क्योंकि देखो रिएक्शन में ना सिर्फ एक स्पीशीज से रिएक्शन नहीं करवाते आप, वो रिएक्शन में एक कंटेनर में जो
सॉरी, एक कंटेनर में जो रिएक्शन हो रहा होता है वो एज अ मिक्सचर रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्ट करते रहेंगे। तो इस स्पीसीज़ पे अगर एल्कीन आके रिएक्ट करता है तो बोरॉन और भी फर्दर रिएक्ट करता है और वो ऐसी स्पीसीज़ बना लेता है। फिर बोरॉन आगे रिएक्ट करता है और वो ये स्ट्रक्चर बना लेता है। मतलब कि बोरॉन के आसपास जितने भी हाइड्रोजन थे बोरॉन ने उन्हें दफ़ा कर दिया और अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया। इसलिए ये स्ट्रक्चर कहलाता है ट्राई अल्काइल बोरेन। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से याद रखना, अगर तुम्हें क्या कहते हैं इंटरमीडिएट निकालने को दिया गया हो, कुछ मल्टीपल चेन रिएक्शन का कुछ क्वेश्चन दिया हो और तुम्हें इंटरमीडिएट निकालने का दिया हो, तो अल्कीन में जब सिर्फ B2H6 डला है तो इंटरमीडिएट ये है, ट्राइअल्काइल बोरेन है, ठीक है। जब तक पेरोक्साइड नहीं डला तब तक अल्कोहल की फॉर्मेशन तो हुई ही नहीं है ना ना। जब अल्कीन को आपने डाइबोरेन के साथ ट्रीट किया तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए। फिर जब आगे जाके आपने पेरोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो अल्कोहलिक ग्रुप जाके जुड़ा है, ठीक है। ये स्टेप मैं इस पर स्ट्रेस डालना चाहती हूँ, याद रखना। जब सिर्फ डाइबोरेन डला हुआ था तो हम ट्राइअल्काइल बोरेन तक पहुँचे हैं। अल्कोहल तक पहुँचने के लिए पेरोक्साइड ने मदद की है हमारी, ठीक है। अब आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये किसकी फॉर्मेशन की बात करें, अभी भी अल्कोहल की फॉर्मेशन की बात चल रही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रिएक्शन हो जाता है और इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें एसेंट हो रही है चेन की, मतलब कि कार्बन का जो भी नंबर था चेन में वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब मेरे को लास्ट वीडियो में ये दिखाना चाहिए था पर मैं लास्ट वीडियो में दिखा नहीं पाई, इसलिए मैंने इस वीडियो में दिखा दिया। पहली बात तो किसी इंसान के दिमाग में आना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ बेसिकली, मान लो आपके पास एक हैलो अल्केन है, उसको आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो मैग्नीशियम इस अल्काइल पार्ट और हैलाइड पार्ट के बीच में आके घुस जाएगा और आपको मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, इसमें एक अल्काइल पार्ट होता है, ज़रूरी नहीं है इथाइल हो, मिथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, बेसिकली एक अल्काइल पार्ट होता है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम तो होता ही होता है और एक हलाइड पार्ट होता है। हलाइड पार्ट इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे नीचे रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, जिसमें ये एक हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया है, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ विच इज़ एन अल्डिहाइड। अच्छा हाँ, ये बात तो ज़रूरी सुनी लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब आप कार्बोनिल कंपाउंड से करवा रहे हो तभी अल्कोहल मिलेगा। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसी और चीज़ से रिएक्शन करवा रहे हो ना, मान लो हलाइड से करवा रहे हो या ईथर से करवा रहे हो, तो मतलब कुछ और ही मिलता है रिएक्शन का रिजल्ट। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से करवा रहे हो, मतलब कि अल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो मिलता है हमें अल्कोहल। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, आप इसको देखो, आप हमारे यहाँ पे अल्डिहाइड को देखो, आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसलिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जम कर जाएंगे ऑक्सीजन न्यूक्लियस पे, तो फिर यहाँ पे चार्जेस की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब इस पार्ट को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg और I को एक एक मतलब लाइक हम साथ साथ वाला ट्रीटमेंट देना कि ये दोनों तो एक दूसरे से बिछड़ेंगे ही नहीं। Mg एक एल्कली मेटल है, ठीक है, और एल्कली मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, प्लस चार्ज गेन करने की, ठीक है, इसलिए इस पार्ट पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इस पार्ट पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब कि अल्काइल पार्ट पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो, आपको पता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, जब ये अल्काइल पार्ट देखेगा कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको दया आ जाएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ऑफर करेगा और तभी मैग्नीशियम को भी मौका मिल जाएगा ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास जाने का, ठीक है। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे देखो सबने मौके पे चौका मारा है, मैग्नीशियम के प्लस पार्शल पॉजिटिव चार्ज था इसलिए वो ऑक्सीजन से जाके जुड़ा है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, और ये अल्काइल पार्ट को इस वाले कार्बन पे दया आई थी इसलिए इस पे जुड़ रहा है। अब जब आप इस स्ट्रक्चर को वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो ये MgI हट जाएगा और H आ जाएगा, मतलब कि हमें अल्कोहल तो मिल गई बट अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है, मेन चेन में। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये भी बहुत बार आता है और ये भी बहुत बार कंफ्यूज करता है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ये दो तो आपको पता होने ही होने चाहिए, डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाते हैं फिनॉल और क्यूमीन से कैसे बनाते हैं। देखो NCERT में ही दिखा रखा है डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन भी, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर जो है ना, बेंजीन के ऊपर अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसको कहते हैं एनिलीन। आईयूपीएससी ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इसको कहते हैं एनिलीन। एनिलीन पे जब आप NaNO3 और HCl डालते हो तो आपको लग रहा होगा कि आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, बट नहीं मिलता। बेसिकली आपको डाइजोनियम सॉल्ट ये रिएजेंट के भरोसे मिलेगा, बट एक बहुत ही ज़्यादा ना टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्पेसिफिक, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट एक बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल स्पीसीज़ है। तो मतलब आप रिएजेंट, ये सारे रिएजेंट्स को एक साथ रिएक्शन मिक्सचर में डाल दो, बट जब तक आप ये पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं दोगे तब तक डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। कोई और स्पीसीज़ बन जाए चाहे, पर डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। इस रिएक्शन को स्पेसिफिकली 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ही चाहिए होता है। अगर मैं केल्विन की टर्म्स में बात करूँ तो 273 टू 278 केल्विन के बीच में। अब यहाँ पे टेम्परेचर पे इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आई गेस जेई में कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि डाइजोनियम सॉल्ट की रूम टेम्परेचर पे फॉर्मेशन हो सकती है क्या? द आंसर इज़ नो। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। नहीं, यहाँ पे तो ये 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। जब आप डाइजोनियम सॉल्ट पे वार्म H2O डालते हो तो हमें शांति से अपना फिनॉल मिल जाता है, इजी पीजी। आ जाते हैं क्यूमीन से फॉर्मेशन कैसे होती है फिनॉल की। उसके लिए पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्यूमीन होता क्या है। बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अटैच है आइसोप्रोपाइल। किसी को पता होगा आइसोप्रोपाइल क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस स्ट्रेट चेन को देखो, 3 कार्बन दिख रहे हैं, हाँ, इसलिए टर्म यूज हुई है प्रोपाइल। पर क्या कहते हैं, जो बेंजीन का कार्बन है वो सेकेंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो टर्मिनल कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, वो सेकेंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्यूमीन। जब आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो, ऑक्सीजन से ट्रीट करते हो, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का पेरोक्साइड बॉन्ड फॉर्म हुआ है, पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज क्यों बोली गई है ये? क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मतलब कि यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन एटम पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसी इंटरमीडिएट को भी मतलब लाइक एग्जामिनर्स ने पूछा हुआ है बहुत बार, तो इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखो, इसका नाम भी ध्यान रखो, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और फिर जब आप इस स्पीसीज़ को H+ मीडियम से ट्रीट करते हो तो हमें शांति से अपना फिनॉल मिल जाता है। पर यहाँ पे साइड प्रोडक्ट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। साइड में एसीटोन बनता है, ये ध्यान रखना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अरे हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज इनकरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। देखो मैंने क्या किया है, मैंने पीछे ना वो वाली चीज़ें बताई हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस है। मैंने सारा मतलब लाइक NCERT आके यहाँ पे नहीं छापी, बट ये क्वेश्चन आपकी NCERT की नॉलेज को टेस्ट करे बेसिकली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज इनकरेक्ट, गलत मेथड है टू प्रिपेयर फिनॉल। सबसे पहला, आप बेंजीन पे ओलियम डाल रहे हो, ओलियम इज H2S2O7। ठीक है, बेंजीन पे ओलियम डालोगे, अच्छा, फिर आप NaOH डाल रहे हो और H पॉजिटिव डाल रहे हो। देखो बेंजीन पे जब ओलियम डालते हो तो बेंजीन पे SO3H आके जुड़ जाता है। ठीक है, फिर जब आप इन दोनों से ट्रीट करते हो NaOH से और उसको फिर H+ मीडियम दे देते हो, तो हाँ हमें शांति से अपना फिनॉल मिल जाता है। एज इट इज़ NCERT में डिट्टो ये रिएक्शन दे रखा है। अब बात यहाँ पे आ जाती है, एनिलीन दे रखा है, NaNO2 + HCl दे रखा है, H2O दे रखा है, एनिल, हाँ अच्छा, हाँ हाँ, तो ये भी फॉर्मेशन करवा देगा ना उसकी, सॉरी मैं क्या बोल रही थी, फिनॉल की। कि इन्होंने, आई नो इन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया वो टेम्परेचर रेंज, बट बेसिकली हीट का रिएक्शन दिखा दिया, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ रही हो ना कि आप एक ऑप्शन में कंफ्यूज हो, तो फिर आप सारे ऑप्शंस देखो और फिर देखो कि कौन सा ज़्यादा गलत लग रहा है। यही होती है टैक्टिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अभी तक के लिए तो मुझे थोड़ा ही क्वेश्चनेबल लग रहा है क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट टेम्परेचर मैंशन नहीं किया, बट ठीक है, देखते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाओ सी वाले में, क्यूमीन, ऑक्सीजन और H+, अभी पीछे ही पड़ा है, हाँ ये फिनॉल की फॉर्मेशन करवा देगा। डी में यहाँ पे आपने एक बेंजीन तो लिया है, क्लोरोबेंजीन, फिर उसको NaOH से ट्रीट करवाया और STP कंडीशन दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये क्या कहते हैं, देखो क्लोरीन जब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है ना, तो वो सीधा साधा STP कंडीशन से नहीं निकलने वाला, वो बहुत नखरे दिखाएगा, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाएगा बॉन्ड ब्रेक करने में, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करने में, इसलिए ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है ये टेम्परेचर। देखो यहाँ पे 623 केल्विन, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है ये, और 300 ATM प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर दोनों है। ठीक है, तो डी हो जाता है हमारा आंसर, ये है गलत मेथड। आई होप ये समझ आ गया हो।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी है। देखो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्चरी सबके ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पता होने चाहिए आपको। मान लो आपको प्राइमरी अल्कोहल दे दी गई है, ठीक है, उसको आप कॉपर के साथ ट्रीट कर रहे हो और ये टेम्परेचर रेंज एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन है 573 केल्विन। तो ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी ना, आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो और कॉपर मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो ये चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाएगी और इसलिए आपको अल्डिहाइड मिल जाएगा। देखो अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है ना, सेकेंडरी अल्कोहल को भी अगर आप कॉपर के साथ ट्रीट करते हो एट दिस मच हाई टेम्परेचर, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगी, बट यहाँ पे बनता है कीटोन। सिंपल है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रही है, एक थोड़ा ऊपर लेवल पे जा रही है, तो या तो अल्डिहाइड बनाएगी या फिर कीटोन। यहाँ पे इस कार्बन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसलिए कीटोन बना, ठीक है। ये मतलब लाइक ये भी पूछा ही गया है, PYQ ही है। प्लस ये दोनों रिएक्शन जो है ना, आपको इनके लिए टर्म भी पता होनी चाहिए। ये डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रो लिख रखा है मैंने, शिट यार क्या कर रखा है मैंने, डिहाइड्रो, इट्स सपोज टू बी हाइड्रो, स्पेलिंग मिस्टेक है वो प्लीज़ आप देख लेना। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन हट हट जा रहा है इस रिएक्शन में। 3 डिग्री अल्कोहल को जब आप सेम कॉपर के साथ ट्रीट करते हो ना एट दिस मच हाई टेम्परेचर, तो अब आपको कोई अल्डिहाइड या फिर कीटोन नहीं मिलता, आपको मिलता है एक अल्कीन, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा बल्की स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाना ही ज़्यादा सही समझा जाता है। इसलिए मतलब कि क्या मतलब केमिस्ट्री इज़ वॉट ऑल दिस अबाउट, कि साइंटिस्ट ने रिएक्शन देखे कि वो कैसे परफॉर्म हो रहा है और फिर वो उसके पीछे की थ्योरी समझने की क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि 3 डिग्री अल्कोहल में कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुई, कोई वो नहीं हुई अल्डिहाइड या फिर कीटोन की फॉर्मेशन, अल्कीन की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और इस रिएक्शन को बोला जाता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन किस लिए, क्योंकि OH तो यहाँ पे एलिमिनेट हुआ ही हुआ है, बट इस वाले कार्बन के जो साइड में कार्बन है, कहीं ना कहीं उससे भी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ होगा, ठीक है, तभी तो अल्कीन की फॉर्मेशन हो पाई। इसलिए दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब एक नोट के तौर पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखना कि जब हम कंपैरिजन करते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और PCC के बीच में, ये किस बेसिस पे हो रहा है कंपैरिजन, कि हमें जब प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाना हो तो कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो PCC इज़ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एज इट इज़ अभी याद रख लो। एंड EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, फिनॉल के जो नेम वाले सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ना, सबके सब बहुत ज़रूरी है, सबके सब। कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, आपको एक फिनॉल दी गई है, उसको आप NaOH के साथ ट्रीट करो, ठीक है, होगा क्या, Na पॉजिटिव अलग चला जाएगा, OH नेगेटिव अलग चला जाएगा, ये Na इस पे जाके रिएक्ट करता है फिनॉल पे और सोडियम फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ मीडियम जब प्रोवाइड करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाती है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर इज नोन एज, कॉमन नेमिंग में ये स्ट्रक्चर कहलाता है सैलिसिलिक एसिड, पर इसका IUPAC नेम भी पता होना ज़रूरी है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो IUPAC नेमिंग में आपने पढ़ा होगा, जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स होते हैं तो आप किसी एक फंक्शनल ग्रुप को ही सुप्रीम मानते हो, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को सुप्रीम मान लिया, अल्कोहल को हमने सब्सटीट्यूएंट वाला ट्रीट किया, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये है इसका IUPAC नेम। अब रीमर टीमन रिएक्शन की बात करूँ तो फिनॉल को ट्रीट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, जिससे क्या होता है ना, इस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है, सोडियम फिनॉक्साइड तो है ही, प्लस साथ में ये डाई मतलब लाइक CCHCl2, आई डोंट रिमेंबर इस स्ट्रक्चर को कहते क्या है। फिर इसको आप NaOH के साथ ट्रीट करते हो और H+ पीडीएफ प्रोवाइड करते हो, तो वही यहाँ पे सेलिसिल अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब कि वही है फिनॉल पे ऑर्थो पोजीशन पे अब अल्डिहाइड जुड़ गया, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़रूरी है और दोनों में कन्फ्यूजन होने के बहुत चांसेस है, इनको बार बार पढ़ने से ही कन्फ्यूजन की क्लैरिटी होती है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, रीमर टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, मैच द रिएजेंट्स विद द प्रोडक्ट ऑब्टेन। देखो लिस्ट 1 में रिएजेंट्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में प्रोडक्ट्स दे रखे हैं और आपको मैच ही करना है। फर्स्ट थिंग अगर मैं देखूँ, NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड और H+, मुझे दिख रहा है ये कोलबेज रिएक्शन के रिएजेंट्स है, ठीक है। देखो बार बार पढ़ोगे तभी चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, तो ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कोलबेज रिएक्शन के रिएजेंट्स है, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट था आई गेस सैलिसिलिक एसिड, सो A का 4,
AGA4 हो जाएगा। फिर बी में जाऊँ, एक्वस NaOH है, CHCl3 है। जब क्लोरोफॉर्म दिख रहा है मुझे तभी समझ में आ जा रहा है रीमर टीमन रिएक्शन है, क्योंकि मुझे इसका इंटरमीडिएट अच्छे से याद है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। इसलिए बी में बन जाता है सेलिसल्डिहाइड, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, बी में बन जाता है सेलिसल्डिहाइड। जब आप बेंजीन को ट्रीट करे हो जिंक डस्ट के साथ, और क्या कहते हैं, सॉरी बेंजीन नहीं, फिनॉल को जब ट्रीट करते हो जिंक डस्ट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, रिडक्शन रिएक्शन अकर करता है बेसिकली। और Na2Cr2O7 तो देख के समझ में आ जाना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर जिसको याद होगा उसको समझ में आ जाएगा कि डी का 1 होगा। सो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कर रखा है। आई एम होपिंग कि आपने खुद से कर लिया होगा स्क्रीन पॉज करके, बट नहीं भी गया तो ठीक है। बेसिकली क्विक रिवीजन हो रही है अभी, एग्जाम से पहले तो क्या ही है, सबकी हवा टाइट ही होती है। और ये 7th पॉइंटर है, इसमें मतलब लाइक मिनी सब पॉइंट्स ले रखे हैं मैंने, जो कि बहुत ज़रूरी है। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, फिनॉल इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। जब मैं किसी अल्कोहल, अल्डिहाइड, अल्केन और ईथर का अगर मैं कंपेयर करने पे आऊँ ना बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो इन सब में से मैं देखूंगी, ये देखो पहले बात तो ये सब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के हैं, ठीक है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास इज़ द टर्म, वो भी ज़रूरी है बहुत। तो इन सब में से मैं देखूंगी कि अल्कोहल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर पाता है, ठीक है। दैट्स द सोलली मेन रीज़न कि अल्कोहल में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती है, इसलिए अल्कोहल का सबसे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। फिर हो जाएगा अल्डिहाइड का, फिर हो जाएगा ईथर का, और फिर लास्ट में हो जाएगा अल्केन का, ठीक है। यहाँ पे एन ब्यूटेन लिखा होना चाहिए था भाई, सॉरी गलती हो गई। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो पता होना ही चाहिए कि फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा होती है अल्कोहल से। और अब लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन, आउट ऑफ द 2 नाइट्रोफिनॉल्स विच वन इज स्टीम वॉलेटाइल। देखो 2 नाइट्रोफिनॉल किसकी बात हो रही है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की, और इन दोनों में से भी स्टीम वॉलेटाइल होती है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब कि विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है, जबकि पैरा वाली नाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। दैट्स द सोल मेन रीज़न। और मैंने ट्राई किया है कि मैं जितना छोटा रख सकती थी वीडियो को उतना रखा है। होपफुली आपको पसंद आई और आपकी हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।